Hi everyone. So welcome back to the second part of chapter Era One Party Dominance. Let's start with the topic Congress dominance in the first three general elections. अब कांग्रेस का डोमिनेंस था पहले तीन जनरल इलेक्शंस में. ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि कांग्रेस जीत रही थी इलेक्शन, बिकॉज उसके पास एक लेगेसी भी थी नेशनल मूवमेंट की, और उस टाइम पे सबसे पॉपुलर पार्टी कांग्रेस ही थी, और सबसे ज़्यादा स्प्रेड भी कंट्री में पॉपुलैरिटी टर्म्स में और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कांग्रेस ही थी. सो इट वाज नॉट अ सरप्राइज फॉर एनीवन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों इलेक्शंस जीत रही है. सो लोकसभा में दे गॉट 364 सीट्स आउट ऑफ 489, और स्टेट इलेक्शंस में भी मोस्टली मेजॉरिटी सीट्स कांग्रेस को ही मिली थी, एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स जैसे त्रिवेंद्र, कोचिन, मद्रास एंड ओडिशा. अब कांग्रेस पार्टी ने इतनी सीट्स विन कर ली थी कि कोई और उनके आगे खड़ा ही नहीं हो पाया, कोई उनको चैलेंज ही नहीं कर पाया, और जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए. उसके बाद कांग्रेस के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट्स किसी पार्टी को मिले थे तो वो सीपीआई को मिले थे, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज सीपीआई, दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, ओनली 16 सीट्स. जो दूसरे नंबर पे आई थी उसने भी सिर्फ 16 ही सीट जीती थी, कोई ज़्यादा नहीं थी, कि कोई भी एक कॉम्पिटिशन नहीं था, बिल्कुल साफ साफ कांग्रेस जीत गई थी. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला. वैसे तो कांग्रेस ही सारे इलेक्शंस जीत रही थी मेजॉरिटी, लेकिन जो असेंबली इलेक्शंस हुए मार्च 1957 में, उसमें सीपीआई ने सीट सिक्योर कर ली और केरला लेजिस्लेचर में वो जीत गए. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने केरला में उन्होंने अच्छी खासी सीट्स ली, उनको 60 सीट्स मिली, और कुछ इंडिपेंडेंट्स का भी साथ लिया. इंडिपेंडेंट्स वो होते हैं जो लोग अकेले लड़ते हैं, उनके कोई पार्टी वगैरह नहीं होती, जो अकेले खड़े होता है, फिर वो सीट्स जीत जाते हैं, देन दे डू अ कोलिशन विद द गवर्नमेंट जो जीत रही है, और उससे गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं. तो सीपीआई ने 60 सीट्स जीती आउट ऑफ 126, और उन्हें सपोर्ट मिला 5 इंडिपेंडेंट्स का भी. उस टाइम पे सीपीआई के लीडर थे ईएमएस नंबोदीपत, जिनको गवर्नर ने अपॉइंट करा कि वो गवर्नमेंट अपनी बना सके. तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि सीपीआई दुनिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करी थी. नहीं तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में, लाइक हम लोग चाइना का एग्जांपल्स देख सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनाई है उन्होंने. अब पहली बार कांग्रेस ने हार देखी थी, मतलब पहली बार कांग्रेस लूज कर गई इलेक्शंस, कोई और पार्टी जीती, तो कांग्रेस ने स्टार्ट कर दी लिबरेशन स्ट्रगल. अब सीपीआई जब पावर में आई तो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो रेडिकल और प्रोग्रेसिव मेजर्स लेके आएंगे अपनी पॉलिसी में. दैट मीन्स कि वो मॉडर्न तरीकों से, मॉडर्न मेथड से पॉलिटिकल चेंजेस लेके आएंगे उनकी स्टेट में, केरला में. अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उन्होंने जो एजिटेशन होती, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस के लोग, उनको ये बोला कि ये लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट और रिलीजियस चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है. दे आर जस्ट डूइंग इट बाय देयर वेस्टर्न इंटरेस्ट एंड द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. अब कांग्रेस ने अपना लिबरेशन स्ट्रगल तो स्टार्ट कर ही दिया था कि हाँ, हम कम्युनिस्ट पार्टी को अब टिकने नहीं देंगे. जब सारी जगह हम हैं तो ये कैसे जीत सकते हैं. तो कांग्रेस ने अपनी पावर्स का मिसयूज करा. अब सेंटर में कांग्रेस ही रूल कर रही थी, तो कांग्रेस ने क्या किया, आर्टिकल 356 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया. अब आर्टिकल 356 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोला, दैट इज बेसिकली द प्रेसिडेंट रूल. जब भी गवर्नर को ऐसा लगता है, या फिर खुद प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है किसी भी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है. और वही उन्होंने यहाँ पे करा. जो कांग्रेस थी सेंटर पे, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया. प्रेसिडेंट रूल लगाने से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो डिसमिस हो गई. जो डिसीजन हुआ ये, उसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना गया, दैट वाज प्रूव्ड कंट्रोवर्शियल. और ये सबसे पहला एक ऐसा इंस्टेंस था जिसमें हम देख सकते थे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स का मिसयूज हो रहा था, कांग्रेस कैसे मिसयूज कर रही थी सेंटर पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स का, जो कि अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के. सो लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस. अब कांग्रेस डोमिनेंस को हम 6 पॉइंटर्स में पढ़ेंगे. सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस की लेगेसी थी. अब जो कांग्रेस थी उसका सक्सेस तो हमने देख लिया कि वो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में रूल कर रही थी, सेंटर में भी बार बार आ रही थी. तो जो दूसरी पार्टीज थी, अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट भी कर रही थी, तब भी वो बेचारे हार जाते थे और कांग्रेस जीत जाती थी. अब इस सक्सेस का रूट कॉज क्या था, इसका रूट कॉज था फ्रीडम स्ट्रगल. क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल फोर फ्रंट में रह के उन्होंने
फ्रीडम दिलवाई थी, तो ऑलरेडी वो लोग पॉपुलर थे, तो इंडिपेंडेंस की लेगेसी तो कांग्रेस पार्टी साथ में लेकर चली रही थी। सेकंड पॉइंट इज़ चेरिस्मेटिक लीडरशिप। अब चेरिस्मेटिक लीडरशिप क्या होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। एक मैनेजमेंट स्टाइल है, जो एक लीडर का चार्म, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो कैसे कन्विंस कर रहा है लोगों को, मतलब हाउ ही मोटिवेट्स हिज फॉलोअर्स। प्रेजेंटली अभी करंटली भी जो हमारे लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भी एक चेरिस्मेटिक लीडर ही हैं कि लोग उनकी बातों से इतने अच्छे से कन्विंस हो जाते हैं, वो मोटिवेट करते हैं सबको कि हाँ इंडिया इतना डेवलप हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही, ही हैज़ दैट स्किल्स, तो दैट इज़ चेरिस्मेटिक लीडरशिप। और उस टाइम पे ये जो स्किल थी, वो जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे कैंडिडेट्स थे कांग्रेस में जिनके पास थी, देवर नॉन एज द चेरिस्मेटिक लीडर्स एट दैट टाइम। तो इस चीज़ को भी कांग्रेस पार्टी यूज़ कर रही थी। ऑल द लीडर्स who were in forefront of the freedom struggle, they were now contesting elections as the कांग्रेस कैंडिडेट्स। जो उस टाइम पे बिल्कुल आगे खड़े होकर फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ रहे थे, वो अब सारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स बन चुके थे और इलेक्शंस लड़ रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू सबसे पॉपुलर और कैरिस्मेटिक लीडर थे उस टाइम के। सो कैरिस्मेटिक लीडरशिप ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है कांग्रेस की डोमिनेंस में। देन थर्ड इज द वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। कांग्रेस इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी कि दूसरी पार्टीज तो अपना सोचती ही रह जाती थी कि उनको क्या एजेंडा रखना है अपना और कैसे क्या कैंपेन करना है। उससे पहले तो कांग्रेस अपना कैंपेन स्टार्ट कर देती थी, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस बहुत पहले से बनी हुई थी और जब नई पार्टीज आई हैं वो अभी नई-नई बनी, तो उसका एक एडवांटेज था कांग्रेस के पास। देन द फोर्थ पॉइंट इज सोशल कोलिएशन। जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके अंदर हम सारी जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, पीजेंट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सबको हम लोग देख सकते थे। हर किसी को एक स्पेस प्रोवाइड किया गया था कांग्रेस पार्टी में। एंड इट वाज सेड दैट कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो रिप्रेजेंटिंग इट्स सोशल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। मतलब ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी को एक ये माना जाता था कि एक रेनबो है जो सारी क्लासेस, कास्ट, रिलीजन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के ऊपर पार्टी बनी हुई थी या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बनी हुई थी या किसी भी एक कास्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही थी या किसी भी एक ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके अंदर हर किसी को हम लोग देख सकते थे, कोई भी रिलीजन हुआ, कोई भी कास्ट हुई या कितने भी सेक्शंस हुए सोसाइटी के, पीजेंट से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, ओनर्स, हर किसी को हम लोग देख सकते थे। सोशल कॉलिएशन था, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट सारे लोगों को वो साथ लेकर चल रही थी। तो सोशल कॉलिएशन वॉज ऑल्सो एडवांटेज। देन आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन। आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन, आइडियोलॉजी बेसिकली कि हम लोग किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते हैं। आइडियोलॉजी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज होती हैं। तो जिसको भी अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचानी होती है, तो कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था। तो ग्रुप्स और जितने भी इंडिविजुअल्स थे जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, वो कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म समझकर उसको ज्वाइन करते थे और उसके अंदर उसके साथ ही काम करते थे लोगों के लिए। सो आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट कि लोग क्यों कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते थे। देन टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। देन टॉलरेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस में ये चीज़ है कि जो कांग्रेस थी उसमें इतना ग्रेटर टॉलरेंस था कि इंटरनल डिफरेंसेस होने के बाद भी जो उसमें ग्रुप्स थे, जो लीडर्स थे, वो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरी अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन नहीं करते थे। वो वहीं पे ही अपने इंटरनल डिफरेंसेस को सॉर्ट करने की कोशिश करते थे और एक टॉलरेंस लेवल था सबके अंदर कि नहीं, हमें इसी पार्टी में रहना है। ये नहीं होता था कि अगर कोई लीडर किसी एक बात से खुश नहीं है तो जाके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होता था। So, even if a group was not happy with the position of the party of its power, it would remain inside the party and fight the other groups, rather leave the party and become an opposition. So, these groups inside the party are called factions. जो groups पार्टी के अंदर ही रहकर अपने मतलब अगर उनको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो उसके लिए लड़ते थे और जो ये ग्रुप्स ऐसे इंटरनल अपने डिफरेंसेस सॉर्ट करते थे या बताते थे कि हमें इस चीज़ से हम एग्री नहीं करते, उन ग्रुप्स को हम लोग फैक्शंस बोलते थे। सो कोलिएशन नेचर ऑफ कांग्रेस वाज टॉलरेटेड एंड एनकरेज्ड फैक्शन। जो कोलिएशन नेचर था कांग्रेस का, वो टॉलरेट भी करता था और फैक्शंस को इंकरेज भी करता था। अलग अलग ग्रुप्स को, एक ही पार्टी के अंदर बहुत सारे अलग अलग हमें ग्रुप्स देखने को मिलते थे, आइडियोलॉजीज देखने को मिलती थी, सोशल कोलिएशन देखने को मिलता था और लीडरशिप तक करिश्मेटिक थी ही। और इंडिपेंडेंस की लेगेसी जो रूट्स थी इतनी एक्स्ट्रा सक्सेस की, वो
कांग्रेस साथ लेकर चल रही थी। सो दिस वाज़ द नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस इस तरीके से डोमिनेट कर रही थी। ऐसा नहीं था कि पहली बार वर्ल्ड में हो रहा है कि एक पार्टी डोमिनेट करे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक ही पार्टी डोमिनेट करती है और मतलब सिर्फ़ एक ही पार्टी होती है जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कोई लीडर अपोज़िशन पार्टीज़ होती ही नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है लेकिन कन अ, हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में ये हो रहा था कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी और उसका नेचर ये था, ये सारे पॉइंटर्स इसको हेल्प कर रहे थे डोमिनेट करने में। सो लेट्स डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी थी, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज भी थी। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्स और विब्रेंट अपोजिशन पार्टीज थी उस टाइम पे। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी हमारे इंडिया में। एंड और कुछ पार्टीज़ तो ऐसी थी अपोजिशन पार्टीज़ में जो 1952 में जो हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे उनसे भी पहले ही वो बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद ही बहुत सारी पार्टीज़ बनी है। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी भी थी जो पहले ही बन चुकी थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले। एंड जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने सक्सीड करा था इन गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। उन्हें एक टोकन काइंड ऑफ इतने वोट्स मिल गए थे कि हाँ, वो लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं। देवर इन द अपोज़िशन पार्टी। जो हमारे पहले लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उनमें अपोज़िशन पार्टीज़ को सिर्फ़ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन ही सक्सीड हुई थी, इतना उनको वोट्स मिले थे। और जो उनकी प्रेज़ेंस थी, उसने एक बहुत ही क्रूशियल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था, एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है हमारे सिस्टम का, उसको प्ले करने में, उसको मेंटेन करने में, क्योंकि अगर अपोज़िशन पार्टीज़ नहीं होती, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं था। In early years, there was a mutual respect between the कांग्रेस लीडर्स एंड दैट ऑफ द अपोजिशन। जो स्टार्टिंग का टाइम था उस टाइम पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती थी लोग कांग्रेस और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके बीच में। मतलब उन लोगों ने एक साथ में इंडिया को फ्री कराया था, साथ में मिलके इंडिपेंडेंस अटेन करी थी, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबके अंदर थी क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर काम किया था। हाँ, अब वो अपोजिशन पार्टी में है या कांग्रेस एक अलग उसमें है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट उस टाइम पे होती थी लीडर्स और अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में। जो भी पार्टी रूल कर रही है वो और अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती थी। तो नेहरू ने इनवाइट करा था सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण कि वो उनकी गवर्नमेंट को जॉइन करे। ये उसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के उससे था, जो एक बॉन्ड उनका उस टाइम पे बना था, जब हम लोग नेशनल मूवमेंट चली थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। एंड दिस पर्सनल रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रू मोर इंटेंस। अब शुरू-शुरू में तो था, एक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, एक भाईचारा था कि नहीं हमने तो साथ में ही वो करा है। ये सब जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा कि कांग्रेस ही जीते जा रही है बार-बार, हम तो आ ही नहीं रहे हैं सत्ता में, तो वो सारी चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लगी और इन्हीं उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे और लोग एक-दूसरे को कॉम्पिटिटिवनेस स्टार्ट हो गई। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। तो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी, या फिर हम इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोल सकते हैं। सीएसपी 1934 में बनी थी और ये कांग्रेस के अंदर ही बनी थी। इट वाज विद इन द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। 1934 में बनी थी, कुछ यंग लीडर्स ने बनाई थी और 1948 में कांग्रेस ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया कि आप कोई डुअल मेंबरशिप नहीं रख सकते तुम पार्टी की। तो इससे उनको फ़ोर्स किया गया कि अब वो कांग्रेस में नहीं रह सकते क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज़ अलग थी। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक अपनी नई पार्टी बना ली थी जिसको सोशलिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते थे। लेकिन अब वो डुअल मेंबरशिप नहीं रख सकते पार्टी की कांग्रेस ने, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा है। तो उन्हें अपनी एक सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बनाई 1948 में। उनकी आइडियोलॉजीज़ थी कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे, रेडिकल और इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते थे और क्रिटिसाइज़ करते थे कांग्रेस जो फ़ेवर करती थी कैपिटलिस्ट और वर्कर्स को इग्नोर करती थी। बेसिकली वो चाहते थे कि सोसाइटी का और ज़्यादा वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइजेज़ बने, पब्लिक के इंटरेस्ट में सारी पॉलिसीज़ वगैरह बने। और जो कांग्रेस पार्टी है वो कैपिटलिस्ट और जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको ज़्यादा फ़ेवर ना करे और वर्कर्स को इग्नोर ना करे। वो और ज़्यादा रेडिकल और इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते थे, मतलब बहुत ही एब्सोल्यूट और एक इक्वालिटी चाहते थे सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट को ज़्यादा फ़ेवर ना करके वर्कर्स के ऊपर फ़ोकस किया जाए, ये उनकी आइडियोलॉजीज़ थी कि हर एक को जिस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको अच्छे से ट्रीट किया जाए, ना कि सिर्फ कैपिटलिस्ट को।
ऑल्दो वैसे भी सोशलिस्ट पार्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी इलेक्शंस में, और 1955 में एक कन्फ्यूजन और क्रिएट कर दी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया अपना गोल टू बी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कि अब वो जो सोशलिस्ट पैटर्न, जो एजेंडा, मेन गोल, जो आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट पार्टी की, वो भी कांग्रेस ने अपने में ऐड ऑन कर ली। तो अब उनके पास ये कन्फ्यूजन थी कि अब वो कैसे कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस, किस बेसिस पे करेंगे। तो ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें एज अ ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस, कि हम कांग्रेस से इस चीज़ में अलग हैं या हम ऐसे बेटर कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो मेन एजेंडा था वो तो कांग्रेस ने अपने उसमें ऐड ऑन कर लिया था। फिर जब कांग्रेस ने अपना गोल सोशलिस्ट पैटर्न डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जो लीडर्स थे जैसे राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया कांग्रेस के साथ। अब इस पार्टी के स्प्लिट्स भी हुए, बहुत सारे उनमें बटी, जैसे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और इनके लीडर्स थे अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण एंड एस एम जोशी। अब कंटेम्प्रेरी इंडिया में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, इस पार्टी का नाम किस किस नाम से है वो देख लेते हैं एक बार। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेक्युलर। तो दिस वाज द सोशलिस्ट पार्टी। लेट्स डिस्कस द अनदर अपोजिशन पार्टी। लेट्स डिस्कस अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इट वाज फाउंडेड इन 1920। 1920 में बनी थी ये, मतलब हम लोग जब आज़ाद भी नहीं हुए थे उससे भी पहले बन गई थी, बहुत पहले बन गई थी। सो इट वाज इंस्पायर्ड बाय द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। अब इससे ये इंस्पायर्ड थे, जिसमें सोशलिज्म के बारे में मेनली बात की गई थी। दे वर थिंकिंग कि जो सोशलिज्म है वही सॉल्यूशन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का। सोशलिज्म से हम सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। सोशलिज्म इज़ बेसिकली कि कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर हैं और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो हर किसी के हाथ में होना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मेनली जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, दैट इज सोशलिज्म। ठीक है, कि जिसमें सबका भला हो, ना कि सिर्फ कुछ लोगों का। सो 1935 तक तो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ ही काम करती थी, कांग्रेस के अंदर ही। लेकिन ये जो जब ये अलग हुए कांग्रेस पार्टी से दिसंबर 1941 में, तब क्या हुआ था, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने डिसाइड करा कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, जो उनकी लड़ाई चल रही थी जर्मनी में नाजी से। ठीक है, सो सीपीआई वाज अ वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी, मतलब बहुत अच्छे से ये पार्टी चलती थी, वेल ऑर्गेनाइज थी, बिकॉज़ कोई नई पार्टी नहीं थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो इंडिपेंडेंस के बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ उससे खुश नहीं थी, दे वर नॉट सैटिस्फाइड। तो उन्होंने वॉयलेंट अपराइज़िंग को इनकरेज करा तेलंगाना में, और वॉयलेंस का पाथ अपना लिया, कि मार-धाड़ और ये सारी चीज़ें वो लोग करवाने लग गए, प्रोटेस्ट करवाने लग गए और अशांति फैला दी। तो इसीलिए जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने इनकी फोर्सेस को क्रश कर लिया। फिर 1951 में उन्होंने जो वॉयलेंस का पाथ अपनाया था उसको इन्होंने छोड़ दिया। दे थॉट कि अब हम लोग जनरल इलेक्शंस में, जो भी जनरल इलेक्शंस आएंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सो दे टुक पार्ट इन द जनरल इलेक्शंस और उनको 16 सीट्स मिली, एंड दे appeared as the largest opposition party, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी। दे secured 16 सीट्स। अब सीपीआई को सपोर्ट था कुछ स्टेट्स में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार, केरला, और इसके लीडर्स थे के गोपालन, पीसी जोशी, अजय घोष, ऐसे दंगे। बट एक मेजर स्प्लिट हुआ पार्टी में 1964 में, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ रहे थे। कुछ लोगों ने सोवियत यूनियन को सपोर्ट करा तो उन्होंने सीपीआई एम बना ली, और जिन लोगों ने चाइना को सपोर्ट करा उन्होंने सीपीआई ही रही उनकी। ठीक है, सो दिस वाज द मेजर स्प्लिट इन द पार्टी। लेट्स डिस्कस द अनदर अपोजिशन पार्टी एट दैट टाइम। नाउ आवर नेक्स्ट पार्टी इज भारतीय जनसंघ, जो 1951 में फॉर्म हुई थी। उसके प्रेसिडेंट थे और फाउंडर जो थे, दैट वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसकी जो लीनेज है हम उनको ट्रेस कर सकते हैं आरएसएस और हिंदू महासभा से, जो बेसिकली हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे। सो व्हाट वर द आइडियोलॉजीज ऑफ द भारतीय जनसंघ? इन्होंने एम्फेसाइज दिया हमारी कंट्री, नेशन, ट्रेडिशंस। बेसिकली वो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो भी प्रोग्रेस होनी है हमारी कंट्री में, जो भी मॉडर्निज्म हमें लेके आना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस सब को हम लोग अपने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को आगे रख के बना सकते हैं। सो दे बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। अगर हम अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को आगे रखेंगे तब भी हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, दूसरों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल सकते हैं। दैट डजंट मीन कि हाँ, हमें
मॉडर्न तरीकों को ही अपनाना है, हमें अपने कल्चर्स और ट्रेडिशन को भी आगे रख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर द रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। वो लोग चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से यूनाइट हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, बट दे वांटेड। और उन लोगों ने ये भी प्रोटेस्ट करा था कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हटाकर हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए वो लोग बहुत लड़े थे। एंड दे ऑल्सो अपोज ग्रांटिंग कंसेशन टू द रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी कंसेशंस या रिजर्वेशंस मिले कल्चरल और रिलीजन के बेसिस पे, बिकॉज ये और डिवाइड करता है हमारी कंट्री को, ना कि यूनाइट करता है। और उन्होंने ही सपोर्ट करा और सजेस्ट करा कि इंडिया को अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। एंड द पार्टी रिमेन ऑन मार्जिन्स ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मतलब इलेक्शंस में ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाई पार्टी। उन्हें सिर्फ 3 ही सीट्स मिली थी 1942 के इलेक्शंस में, और सिर्फ 4 सीट्स मिली थी 1957 के लोकसभा इलेक्शंस में। जो लीडर्स थे देवर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दीनदयाल उपाध्याय। सपोर्टिंग स्टेट्स थी राजस्थान, एमपी एंड यूपी। और कंटेम्प्रेरी इंडिया में, मतलब प्रेजेंट इंडिया में, ये भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, जो कि करंटली हमें रूल कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्वतंत्रता पार्टी, जो कि फॉर्म हुई थी अगस्त 1959 में। ये पार्टी भी कांग्रेस के लोगों ने ही स्टार्ट करी थी। लीडर्स जो कि सी राजागोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जे रंगा एंड मीनो मसानी। तो आइडियोलॉजीज क्या थी स्वतंत्रता पार्टी की? बेसिकली ये लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट थे। दे वर इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। वो चाहते थे कम से कम गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, जो भी इकोनॉमिक मैटर्स हैं, जो भी काम है पैसों से रिलेटेड, उनमें गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। ये चाहते थे कि इंडिविजुअल को फ्री छोड़ो, लोगों को कंट्रोल मत करो, ताकि वो लोग और अच्छे से काम कर सके। बेसिकली दे वर इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। इसीलिए वो लोग सेंट्रल प्लानिंग, नेशनलिज्म, पब्लिक सेक्टर, लैंड सीलिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, प्रोग्रेसिव टैक्स रेजिम, नैम, रिलेशंस विद यूएसएसआर, इन सब के अगेंस्ट थे। बेसिकली जितने भी सारे काम हम सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए कर रहे थे, या जो भी सोशलिज्म हम लोग कर रहे थे कि हाँ पब्लिक सेक्टर ऑन करेगा, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, ये लोग सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। दे वर फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ अमेरिका, जो कि कैपिटलिस्ट को प्रमोट करते हैं। सो बेसिकली दे वर अगेंस्ट द सोशलिज्म, और वो चाहते थे कि इंडिविजुअल्स खुद ग्रो करें। बेसिकली दे वर इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। वो प्रेफर करते थे कि कैपिटलिज्म होना चाहिए, इंडिविजुअल को खुद से सीखना आना चाहिए, खुद से ग्रो करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और मेनली जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। लेट्स डिस्कस अबाउट वन मोर पार्टी। अब ये इंडिया की पार्टी नहीं, ये मेक्सिको की पार्टी है। इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1929 और इसका नाम था नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो बाद में बदल दिया गया एज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सो पीआरआई एक्सरसाइज्ड पावर इन मेक्सिको फॉर ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स। 6 डिकेड्स कम नहीं होते भाई, 60 साल होते हैं। तो 60 सालों तक इन्होंने रूल करा। ऐसे रूल करा कि इनके रूल को परफेक्ट डिक्टेटरशिप बोला गया। इसके फाउंडर जो थे वो प्लूटारो इलियस कैलिस थे। एंड जो इलेक्शंस थे वो रेगुलरली होते ज़रूर थे, लेकिन हर बार पीआरआई ही जीतता था। जो अपोजिशन पार्टीज थी वो सिर्फ नाम नाम के लिए एग्जिस्ट करती थी, और रूलिंग पार्टी को ज़्यादा लेजिटिमेसी दी गई थी। इलेक्टोरल लॉज ऐसे बनाए गए थे इस मैनर से कि हर बार पीआरआई ही जीतती थी, और जो रूल था उसको परफेक्ट डिक्टेटरशिप का नाम तो दे ही गया था। फाइनली 2000 में पार्टी हार गई इलेक्शंस में, और अब मेक्सिको में वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री नहीं है वो। अब वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मेक्सिको। That's it for this chapter. If you like the video, do like, share and comment and subscribe the channel. Thank you.